दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत, जापान और चीन टू व्हीलर्स के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक माने जाते हैं। लेकिन अगर आप दुनिया की टॉप टू व्हीलर कंपनीज देखेंगे तो उसमें आज 4 इंडियन कंपनीज हैं और 3 जापानीज कंपनीज हैं, लेकिन एक भी चाइनीज कंपनी नहीं है। आज बजाज जैसी कंपनीज का 50% रेवेन्यू भारत के बाहर से आता है और ये 70 से ज्यादा देशों में अपनी बाइक्स एक्सपोर्ट करती हैं, जबकि हीरो 40 देशों में मौजूद है। लेकिन ये सारा राइज आज से कुछ साल पहले अफ्रीका से शुरू हुआ, जहाँ पर 200 से ज्यादा चाइनीज ब्रांड्स 90 से 95% मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन आज इनका नामो निशान वहां से पूरी तरह मिट चुका है। अब इंडिया की इस डोमिनेंस के लिए हमें अफ्रीका के मार्केट को समझना पड़ेगा। दोस्तों, अफ्रीका में ज्यादातर आबादी अमीर नहीं है, इसलिए उनके लिए बाइक्स सबसे पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। अफ्रीका में लोग बाइक्स को सिर्फ पर्सनल यूज के लिए ही नहीं, बल्कि वहाँ की भाषा में कहा जाए तो बोदा बोदा या बाइक टैक्सीज के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह भारत में ओला बाइक या रैपिडो जैसी सर्विसेज हैं। इन बाइक्स में कई बार लोगों के साथ साथ भारी सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, यानी बाइक्स वहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट भी है। लेकिन एक परेशानी वहाँ ये थी कि ज्यादातर अफ्रीकन देशों में इतने इंजीनियर्स और इतनी कंपनीज ही नहीं थी कि जो वहाँ खुद की बाइक्स बना सकें, और इसी वजह से उन्हें ये बाइक्स इंपोर्ट करानी पड़ती थी। और इसके लिए जो 2 अलग अलग ऑप्शंस उनके पास थे वो जापानीज और चाइनीज ब्रांड्स। जापानीज बाइक्स को ज्यादातर हाई इनकम सोसाइटीज के लिए ही डिजाइन किया जाता था, जिस वजह से वहाँ पर जापानीज बाइक्स लेना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, और इसलिए वो दूसरे ऑप्शन की तरफ गए जो थे चाइनीज ब्रांड्स। और धीरे धीरे इन चाइनीज ब्रांड्स ने वहाँ पर अपनी पकड़ बना ली। लेकिन इन बाइक्स के साथ कई सारी समस्याएं और भी थी। इन चाइनीज बाइक्स के साथ पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि चीन इन्हें बॉक्सेस में भेजता था, यानी ये अलग अलग पार्ट्स में यहाँ आती थी, जिन्हें फिर एक मैकेनिक ढूंढकर असेंबल करवाना पड़ता था। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये बाइक्स किसी भी लेवल पर जापानीज बाइक्स का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये ना ही माइलेज अच्छी देती थी और ना ही इनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी। और तो और अफ्रीका में अभी भी ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां आज तक रोड्स भी नहीं पहुंची है। जी हाँ, जिसका मतलब था कि अब इन बाइक्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस भी पड़ता था। इसके अलावा अगर बाइक में कोई खराबी आ जाए तो पूरे कॉन्टिनेंट में कहीं भी इनके ऑफिशियल सर्विस सेंटर्स मौजूद नहीं थे, जिस वजह से इन्हें रिपेयर करने की जिम्मेदारी लोकल मैकेनिक्स पर आती थी। और इनकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि ये मैकेनिक्स भी ये फटा ढोल कब तक बजाते। अब यहाँ पिक्चर में आती है भारत की बाइक्स। जी हाँ, आपको बता दें कि आज भी भारत की 70% मोटर व्हीकल सेल्स बाइक्स के जरिए ही होती है। और भारत की बाइक मार्केट बहुत डाइवर्स है। यहाँ आपको प्लैटिना और स्प्लेंडर भी मिल जाएंगी और बुलेट या केटीएम भी। इसलिए यहाँ पर बाइक मैन्युफैक्चरर्स ने हमेशा से ही हर तरह की बाइक्स बनाने की सोची है। इसलिए यहाँ का 2 व्हीलर मार्केट बहुत ही इनोवेट और कॉस्ट इफेक्टिव भी माना जाता है। और जब ये बाइक्स अफ्रीका पहुंची तो ये चाइनीज बाइक से थोड़ी सी महंगी जरूर थी, लेकिन जापानीज बाइक से बहुत सस्ती थी। और साथ ही परफॉर्मेंस की बात करें तो अफ्रीका में ये जापानीज बाइक्स की ही बराबर की परफॉर्मेंस देती थी, जिसका मतलब था कि अब लोगों के लिए एक इंडियन ब्रांड की बाइक खरीदना बेटर ऑप्शन था। अगर हम बजाज का ही एग्जांपल ले लें तो आज वहां पर बजाज की बॉक्सर सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है, जिसे बजाज ने 150 सीसी के इंजन के साथ वहां पर लॉन्च किया और ये ध्यान रखा कि ये भारी सामान को अफ्रीका की खराब सड़कों पर ले जाने में इफेक्टिव रहे। जहां पहले बजाज इन्हें भारत से ही इंपोर्ट करवाता था, वहीं फिर अब उन्होंने मार्केट में अपने पैर जमाने के बाद अफ्रीका में कई असेंबली प्लांट्स भी खोले, जहां पर अलग अलग जगह के पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते थे और बाइक्स वहां असेंबल होती थी, जिससे इन देशों में रोजगार की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी। इन देशों में इसके साथ साथ सर्विस सेंटर्स भी खोले गए, जिस कारण लोगों के लिए अपनी बाइक्स मेंटेन करना भी आसान हो गया और इंडियन ब्रांड्स उनकी पहली पसंद बन गई। आज अफ्रीका में बजाज की बॉक्सर के अलावा टीवीएस की स्टार सिटी भी काफी पॉपुलर है। और जहां आज से कुछ साल पहले वहां 200 चाइनीज कंपनीज ऑपरेट कर रही थी, आज उनमें से सिर्फ 40 ही बची हैं, जो धीरे धीरे वहां से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रही हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि इंडियन बाइक सिर्फ अफ्रीका में ही पॉपुलर है, बल्कि आज भारत श्रीलंका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया के बाकी देशों में भी अपनी बाइक्स एक्सपोर्ट करता है। बजाज की पल्सर जैसी बाइक्स तो स्पेन और पेरू जैसे देशों में भी एक्सपोर्ट की जाती है, क्योंकि उन्हें किसी जापानीज ब्रांड की परफॉर्मेंस अब कम दाम में इंडियन ब्रांड्स में मिल रही है। पर एक चीज और है जो बहुत ही परेशान करने वाली है और इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी भी है। दरअसल कई कंपनीज को ये डर है कि जिस तरह भारत बहुत तेजी से इस मार्केट में एक्सपैंड कर रहा है, ये ग्रोथ रुक भी सकती है। और देखा जाए तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार भारत का मार्केट ही है। इस वक्त भारत में इतने मैकेनिकल इंजीनियर्स ही नहीं है जो इन कंपनीज में काम करके नए इनोवेशंस कर सके, और अगर इनोवेशन नहीं होंगे तो ग्रोथ तो रुक जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है, भारत में तो हम लोग इंजीनियर्स के बेरोजगार होने पर जोक्स बनाते हैं, तो आखिर भारत में इंजीनियर्स की कमी कैसे हो सकती है? इसके लिए आपको चलना पड़ेगा एक कहानी की तरफ। दोस्तों, 2000 के दशक में बजाज ऑटो में एचआर रहे श्रीनिवास को 100 इंजीनियर्स को हायर करने का काम दिया गया, जो वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिल्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर कर सके। तो श्रीनिवास ने देश के सबसे बड़े इंजीनियर इंस्टीट्यूट आईआईटी का रुख किया। वो 15 आईआईटीज घूमे, जहां से वो सिर्फ 10 इंजीनियर्स ही हायर कर पाए। जी हाँ, सिर्फ 10।
उनका कहना यह था कि उन्हें बजाज में अच्छे मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की जरूरत थी, लेकिन जब वो इन इंस्टीट्यूट के मैकेनिकल के बच्चों से मिले तो उन्हें पता चला कि ये सब लोग तो कोडिंग कर रहे हैं और किसी को भी मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर जॉब लेने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। जिन्हें था उनमें वो स्किल्स नहीं थी। इसके बाद उन्होंने सैलरी को 3 गुना तक बढ़ा दिया ताकि लोग टीसीएस जैसी कंपनीज में ना जाकर उनके पास आ जाएं। लेकिन उन्हें यहाँ भी यही प्रॉब्लम मिली कि भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को देखते हुए बच्चे सेकेंड ईयर से ही अपना ध्यान सॉफ्टवेयर और कोडिंग पर लगा लेते हैं, जिस वजह से जब तक वो ग्रेजुएट होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट में बहुत ही एवरेज इंजीनियर बनकर बाहर निकलते हैं। श्रीनिवास को कुछ ऐसे इंजीनियर्स की जरूरत थी जो मोटरसाइकिल्स बनाने के बारे में पैशनेट हो और इसीलिए उन्होंने इंग्लिश छोड़कर हिंदी और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में इंटरव्यूज लेने शुरू कर दिए ताकि कैंडिडेट्स ज्यादा कंफर्टेबल हो सके और बजाज को भी उन्हें समझने का मौका मिले। टीवीएस ने भी फिर साउथ इंडिया में यही शुरू कर दिया, लेकिन भारत के इंजीनियर्स के साथ ये एक बड़ी प्रॉब्लम देखी गई। लगभग सभी कंपनीज का ये मानना है कि भारत के इंजीनियर्स कॉलेज में वो स्किल्स नहीं सीख रहे हैं जो उन्हें सीखनी चाहिए। टाटा ने तो ये तक कहा कि हमारे देश में कॉलेजेस की हालत इतनी खराब है कि एक इंजीनियर को हायर करने के बाद उन्हें उस इंजीनियर को पहले 6 महीने तो सिर्फ वो चीजें सिखानी पड़ती हैं जो वो कॉलेज में सीख कर आया है और उसके बाद वो उसे कंपनी के हिसाब से ट्रेन करना शुरू करते हैं। यही वजह है कि कंपनीज इंजीनियर्स को शुरुआत में अच्छी सैलरीज नहीं ऑफर कर पाती, इसलिए जो इंजीनियर्स स्किल्ड होते हैं वो देश छोड़कर चले जाते हैं और जो यहाँ रह जाते हैं उनका पहला 1 साल सिर्फ ट्रेनिंग में ही चला जाता है। अगर इस गैप को जल्दी ना क्लोज किया गया तो ये भी मुमकिन है दोस्तों कि एक दिन भारतीय कंपनीज को विदेशों से ही इंजीनियर्स हायर करने पड़े और यहाँ पर इंजीनियर्स के बीच में बेरोजगारी बढ़ती रहे। आज सिविल, मैकेनिकल या कोई भी डिपार्टमेंट का इंजीनियर हो, ज्यादातर सभी को सॉफ्टवेयर में जाना है, जिस वजह से ना वो अपने डिपार्टमेंट में पूरी तरह स्किल्ड हो पाते हैं और ना ही सॉफ्टवेयर में, और यही चीज है जो हमारी ग्रोथ को धीमा कर सकती है। खैर, आपका इस क्राइसिस के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।